नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इन्वेस्ट ऑन वार्मिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में क्यों गिरावट आ रही है। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट में रेगुलर सेलिंग आ रहा है, तो समझेंगे क्या कारण है और सारी चीज़ें पे हम आकलन करेंगे कि ये मार्केट और कितना नीचे जा सकता है। सबसे पहले ये आपके सामने जो है निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखें, जो निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो अक्टूबर के मिड में लगाया था, लगभग 18,600 का उसने ऑल टाइम हाई लगाया था। अगर आप वहां से और अभी तक की जर्नी देखें तो महज सिर्फ 1.5 से 2 महीने में निफ्टी ने अपने 1800 पॉइंट गंवा चुके हैं। तो आप देखिए जो रिट्रेसमेंट है, जो टॉप का जो रिट्रेसमेंट है, जो निफ्टी का हाई का रिट्रेसमेंट है, ये मोर देन 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है कि ये निफ्टी ने अपना बेस मोर और लेस बना लिया है। मतलब हो सकता है यहाँ से और हमें 50 से 200 पॉइंट तक की गिरावट आ सके, लेकिन मुझे लगता है निफ्टी ने अपना मोर और लेस बेस यहाँ पे बना लिया है। अब देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के देखें, अगर अपना उसने जो हाई लगाया था वो भी अक्टूबर के मिड में लगाया था, लेकिन यहाँ पे देखें इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक लगता है। देखिए अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक लगभग 6,000 से ज़्यादा पॉइंट गंवा चुका है। बैंक निफ्टी में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि जो बड़े दिग्गज बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली चल रही है। जैसे HDFC बैंक हो गया, HDFC लिमिटेड हो गया, कोटक बैंक हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें दिख रही हैं। इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे यहाँ पे। अब एक और आपके सामने मैं तीसरा चार्ट लाता हूँ, जो डॉलर इंडेक्स है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डॉलर इंडेक्स जो है वो 96 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को शेक करता है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स अगर 96 के ऊपर ट्रेड कर रहा है या 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स, तो वहां पे आप समझ लीजिए कि मार्केट में दिक्कत है, मार्केट में बिकवाली आएगी। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और एनालिसिस है, एंड आई मे गो रॉन्ग ऑल्सो। जब जब डॉलर इंडेक्स 90 के नीचे आता है तो मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी या बाइंग आप बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो 90 क्रॉस करेगा, यानी हम देखेंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली हावी हो जाती है। ये मेरा आकलन है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, और ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके पास लाया हूँ। एफआईज और डीआईज के फैक्ट्स हैं। अगर आप देखें तो जो पिछले 8 महीने में जो एफआईज ने बाइंग या सेलिंग की है, या डीआईज ने जो बाइंग एंड सेलिंग की है, मैं 8 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कैलेंडर ईयर नहीं ले रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूँ। तो आप देखें ओवरऑल अभी तक एफआईज ने ऐसा कोई भी महीना नहीं रहा जहां पे बिकवाली नहीं की हो, सिर्फ सितंबर छोड़ के, और वो अमाउंट भी काफी कम रहा है, सिर्फ 900 करोड़ की बाइंग की है। ओवरऑल अगर आप देखें एफआईज ने, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो लगभग 1,35,000 करोड़ इंडियन मार्केट से वो निकाल चुके हैं। अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर टिल डेट की बात करें, तो लगभग 26,000 करोड़ वो मार्केट से निकाल चुके हैं। अब इसके एक्सचेंज में अगर आप देखें, जो घरेलू निवेशक हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने लगभग 1,06,000 करोड़ की बाइंग की है। उनकी कंटिन्यूस बाइंग आती जा रही है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी में जो इनफ्लो आ रहा है मंथली, लगभग 12 से 13,000 करोड़ का जो इनफ्लो आ रहा है, उसकी वजह से उनकी बाइंग रेगुलर आ रही है। लेकिन आप फिर भी देखें, जो डिफिसिट रहा है वो लगभग 28,000 करोड़ का डिफिसिट रहा है, इतनी डीआईज बाइंग के बाद ही। और अगर हम मंथ वाइज कैलकुलेट करें तो सिर्फ 3 ही ऐसे महीने रहे हैं, जो जून रहा है, अगस्त और सितंबर रहा है, जहां पे डीआईज की बाइंग एफआईज की सेलिंग को कहीं ना कहीं सबड्यूट की है। बट वो अमाउंट भी देखें तो जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट रहा है वो 7,000 करोड़ का है। तो आपको ये फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। हमको समझ तो आता है कि एफआई सेल कर रहे हैं, डीआईज बाई कर रहे हैं, लेकिन कौन से महीने में कितने क्वांटम में बाइंग और सेलिंग हो रही है, अगर आप इसका अगर एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प होगा कि और मार्केट कितना करेक्ट हो सकता है, या कहाँ से बाइंग आ सकती है, या कौन से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं क्या फैक्टर्स रहा है, वाई मार्केट इज फॉलिंग।
जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है कि जो फेड है, जो यूएस सेंट्रल बैंक है, उसने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम बॉन्ड बाइंग बंद करेंगे। अब ये बॉन्ड बाइंग है क्या? जब फर्स्ट कोविड आया था तो यूएस फेडरल बैंक ने बोला था टू बूस्ट द यूएस इकोनॉमी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हर महीने 120 बिलियन डॉलर का मिनिमम बॉन्ड बाइंग हम चालू करेंगे, वो भी जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम फ्री में पैसे बांटेंगे यूएस में, और उसको लगभग उन्होंने मिनिमम 120 बिलियन डॉलर बोला था, जब तक इकोनॉमी हमारी ट्रैक पे ना आ जाए या इन्फ्लेशन 2% से नीचे जब तक रहेगा तब तक हम बॉन्ड बाइंग चालू रखेंगे। अब देखिए हुआ क्या, पिछले लगभग 2 सालों में 120 बिलियन डॉलर की जो बॉन्ड बाइंग रही, लगभग मार्केट में जो फेड ने लगभग 7.2 ट्रिलियन डॉलर इन्फ्यूज किया टू बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? यूएस में अभी तक का जो फास्टेस्ट इन्फ्लेशन नंबर आया वो लगभग 6.8 आया, जहां पे फेड ये एंटिसिपेट कर रहा था कि 2% का इन्फ्लेशन रेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये नंबर अचानक से आ गया है, ये नंबर जो है नवंबर में आया, बट फेड को ये लग रहा था हो सकता है 1 या 2 या 3 महीने में वापस से इन्फ्लेशन के नंबर कम होने लगेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, जिसकी वजह से फेड ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम ये बॉन्ड बाइंग जो है वो मार्च से बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये एक सेंटिमेंटल सेटबैक था, और ये कहीं ना कहीं जो उधर के निवेशक थे, जो इन्वेस्टर थे, उनको ऑलरेडी पता था। साथ में जो शार्प इन्फ्लेशन का नंबर आया, जो 6.8 का इन्फ्लेशन यूएस का जो इन्फ्लेशन का नंबर आया नवंबर का, उसमें फेड ने ये भी कहा है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगे। यानी आप देखिए, पहला झटका ये लगा कि हम बॉन्ड बाइंग बंद करेंगे, और दूसरा ये कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हम बढ़ाएंगे। तो ये दो जो सबसे बड़े बोल्ड स्टेप रहे थे फेड की तरफ से, ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स तो बिगाड़ रहा ही बिगाड़ रहा, साथ ही साथ में जो बाकी सारी चीजें थी, जो इजी फ्लो ऑफ मनी था, उसमें बहुत बड़ा झटका लगा। तीसरा जो अगर हम पॉइंट देखें, जो यूएस में 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड है वो लगभग 1.42% पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट से भी मनी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि 1.42% यील्ड जो है यूएस जैसी इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब एक और सबसे बड़ा झटका जो लगा ट्यूसडे के दिन, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, विदाउट एनी प्रायर कंसेंसस और विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, और वो अभी तक के सबसे पहले सेंट्रल बैंक बन गए हैं जिन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया आफ्टर पेंडेमिक। और ये देखिए, इसको स्ट्रीट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि ऐसा कोई सेंटेंस आएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड की वजह से, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब और इन द कंट्री जैसा इन्फ्लेशन चल रहा है वो काफ़ी अलार्मिंग है, तो हमको उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने इमीडिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर दिया। अब ये इसकी वजह से एक निगेटिव सेंटिमेंट्स गया कि अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड विदाउट प्रायर इंटीमेशन अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर सकता है, तो जो बाकी जो बैंक है, जो फेड है या ग्लोबली अक्रॉस जितने बैंक्स हैं जिन्होंने इजी मनी फ्लो किया है, उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा कि इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो जाएगा। अब जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये सिर्फ यूएस के कंटेक्स्ट में इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप देखें तो यूएस में डेफिनेटली जो 6.8% का जो नवंबर का इन्फ्लेशन आया था, जो फास्टेस्ट अभी तक जो हम ग्रोथ देख रहे हैं इन्फ्लेशन में, जो जितनी डेवलप्ड नेशन है लाइक यूरोप और यूएस देखें, वहाँ पे लास्ट 40 इयर्स में इतना फास्टेस्ट वे से महंगाई नहीं बढ़ी। आप देखें, आप कुछ भी उठाएं वहाँ पे वो सब कुछ दाम बढ़ चुका है, चाहे वो गैसोलीन हो, कमोडिटी हो, फूड हो, इनफैक्ट क्या कहते हैं रियल एस्टेट के भी दाम बढ़ चुके हैं। सो जो इन्फ्लेटरी सेटबैक आ रहा है यूएस में या ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, अगर हम देखें जो साउथ ईस्ट एशिया में प्लस इमर्जिंग इकोनॉमी में, बिकॉज यूएस वगैरह में इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, कुछ जर्मनी वगैरह में थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अगर आप देखें जो चाइना में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, जो कंटेनर की अवेलेबिलिटी नहीं है या पोर्ट में कंजेशन पड़ा हुआ है या उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा
तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम देखें जो ओमाइक्रॉन जो नया वेरिएंट है, ये इतना लीथल तो नहीं है, लेकिन जो इसकी स्पीड है, जो जिस लेवल से ये स्प्रेड हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अगर हम देखें यूएस में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा एक निकल के आया कि यूएस अभी तक डेल्टा वेरिएंट से ही जूझ रहा है। इसका मतलब ये है, आज देखें यूएस में डेली के 1 लाख केसेस आते हैं और लगभग 1000 लोग हर दिन मरते हैं, लेकिन ये न्यूज़पेपर पे नहीं आ रहा, कहीं मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा। उनका एक अपना रीजन होगा इसके लिए, लेकिन आप देखें ये ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट है अभी तक यूएस में हिट नहीं किया। अगर ये ओमिक्रॉन का वायरस अगर यूएस में हिट करता है तो सोचिए क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जर्मनी लॉकडाउन में चला गया है, चाइना ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और ओमाइक्रॉन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्प्रेड होता है ये काफ़ी फास्ट होता है, तो वहाँ पे अगेन एक चिंता बढ़ गई है। जैसे इंडिया में भी नंबर आ रहे हैं कि कहीं वापस से हम लॉकडाउन में ना जाएं, चीज़ें वापस से डिस्ट्रप्शन ना हो जाए, जो हमने लास्ट 1 साल या 2 साल में जो हमने चीज़ें फेस की हैं। तो ये सारा रीज़न रहा है दोस्तों कि क्यों मार्केट में इतनी तेज़ी से बिकवाली आई है, क्यों एफआईज लगातार अपना माल बेचते जा रहे हैं और पैसा वापस यूएस में लेते जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।